नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। खबर चालीसा यानी एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। अगर दिन भर की भाग दौड़ अपने कामकाज के चक्कर में आपसे छूट गई हैं दिन भर की अहम अपडेट्स, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जी बिजनेस पर आइए जहां आपको मिलती हैं धुआंधार खबरें। शुरुआत करेंगे हम कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति की खबरों का हाल बताएंगे। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होती हैं राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली हावी हुई और बाजारों ने अपनी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स 155 अंक की गिरावट के साथ 49,591 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 39 अंक की कमजोरी के साथ 14,835 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ऊपरी स्तर से 80 अंक और बैंक निफ्टी 500 अंक ज्यादा लुढ़का। कई दिनों की लगातार तेजी के बाद मेटल और आईटी शेयर भी फिसले। मैक्रोटेक डेवलपर्स का आईपीओ आज आखिरी दिन पूरा भरकर बंद हुआ। इसका आईपीओ 1.36 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 483 से 486 रुपए प्रति शेयर तय किया था। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इनमें से 1,500 करोड़ रुपए कर्ज के लिए किए जाएंगे। मुंबई में इस कंपनी को लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक के बॉन्ड खरीदारी के ऐलान से लगातार चौथे दिन रुपया गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। आज डॉलर का भाव पौने 75 रुपए के करीब रहा। आरबीआई ने मौजूदा तिमाही में 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आईटी, फार्मा, टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स के लिए पॉजिटिव खबर है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ इंपोर्ट होने वाले दूसरे सामानों पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सोना एक बार फिर महंगा होने लगा है। यह आज 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 67,000 पार पहुंच गई। हालांकि बाद में इसमें मुनाफा वसूली दिखी और ये ऊंचाई से फिसले। इस महीने अब तक सोना 1,900 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। पिछले साल भी कोरोना महामारी के साथ सोने के दाम में उछाल आया था। सोना अगस्त 2020 में 56,000 तक पहुंच गया था। अभी भी कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 7 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का रोल ओवर करने का फैसला किया है। इसके लिए इन स्कीम के निवेशकों से राय मांगी गई है। ये स्कीम्स इस महीने में पूरी होने वाली थी। रोल ओवर के बाद इनकी मैच्योरिटी 2022 और 2023 में होगी। इन सभी स्कीम्स को साल 2018 में जनवरी, फरवरी और मार्च में लॉन्च किया गया था। आदित्य बिरला सन लाइफ फंड ने हालांकि कहा है कि जो निवेशक इससे सहमत नहीं है वो चाहे तो अपना पैसा इसी महीने में मैच्योरिटी की तारीख पर निकाल सकते हैं। कोरोना महामारी के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से सरकार को ज्यादा कमाई हुई है। सीबीडीटी के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9,45,000 करोड़ रुपए रहा। ये बजट में रिवाइज किए हुए अनुमान से भी 5% ज्यादा है। 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अनुमान को रिवाइज करके 9,05,000 करोड़ रुपए किया गया था। आपको बता दें कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से मिलने वाली राशि को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इधर कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेटिंग एजेंसी फिच ने चेतावनी दी है कि इससे भारत की इकोनॉमिक रिकवरी पर असर पड़ सकता है। साथ ही एजेंसी ने इसे भारतीय बैंकों के लिए रिस्की बताया है। फिच ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने से देश की बिजनेस एक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में 12.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। एसबीआई अडानी ग्रुप की कोयला खदान को लोन देने से अपने पैर पीछे खींच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक रॉक सहित काफी सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट और निवेशक दबाव बना रहे हैं कि अडानी की ऑस्ट्रेलिया स्थित कोयला खदान को लोन ना मिले। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एसबीआई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा है कि बैंक अडानी इंटरप्राइजेस को $1 अरब की फंडिंग करने में अपने पैर पीछे खींच रहा है। अडानी ने विवादास्पद कार्माइल खदान के लिए लोन की मांग की है।
खरीफ सीजन से पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। खबरें थीं कि सरकार फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ाने जा रही है। इन खबरों का खंडन करते हुए सरकार ने आज साफ किया कि फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि किसानों के हित में दाम न बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही सरकार ने कंपनियों को कीमतें नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान समय में खाद उत्पादन करने वाली कंपनियों के द्वारा डीएपी, एमओपी, एनपीके वगैरह फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ाई गई है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा खाद कंपनियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की गई और उसमें तय किया गया है कि वर्तमान समय में खाद की प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी। जिस प्राइस में किसानों को खाद मिलता था वही प्राइस में, वही रेट में किसानों को खाद मिलता रहेंगे। इधर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के पूर्व मेंबर, LIC नोमुरा के पूर्व CEO और LIC के ED पद पर रह चुके इंश्योरेंस सेक्टर के नीलेश साठे की किताब नेवर गिव अप को आज LIC चेयरमैन MR कुमार और LIC के बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने लॉन्च किया। साठे ने अपनी किताब में बताया है कि जीवन की चुनौतियों में हार नहीं मानकर सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। किताब में यह भी बताया गया है कि 32 साल के उनके LIC के कार्यकाल के दौरान किस तरह से आम लोगों का LIC के प्रति एक भावनात्मक लगाव जुड़ा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को किस तरह से अपने विल पावर के जरिए हराया जा सकता है। देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी बताई जा रही है। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए हैं। फिलहाल BMC के पास 1,30,000 डोज बची है। ये सिर्फ 2 दिन का स्टॉक है। इस बीच खबर है कि मुंबई को आज 1,86,000 और डोज मिल सकती हैं। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कल PM ने कहा था कि 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीन उत्सव मनाएं और आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, ये कोई उत्सव तो नहीं है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन निर्यात करना कितना सही है। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को बिना भेदभाव मदद करनी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चला है। नए मामलों की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस रजिस्टर हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 1,31,968 नए कोरोना केस आए हैं और 780 लोगों की जान गई है। यानी कोरोना की दूसरी लहर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए राज्य सरकारों ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बाद एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों की समस्या सामने आने लगी है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई में रहकर रोजी रोटी कमाने वाले श्रमिक एक बार फिर अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मुंबई से यूपी जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी नजर आ रही हैं। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली गाड़ियों में जा रहे प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि वो कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने की वजह से शहर छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। इस बीच स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी है। कोरोना को लेकर कई शहरों में जारी सख्ती के बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। रेलवे बोर्ड ने साफ किया कि बोर्ड का ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं होगी। चेयरमैन ने कहा कि महाराष्ट्र में जिन मजदूरों को पलायन की बात कही जा रही है वो पलायन नहीं बल्कि ये रेलवे के सामान्य यात्री हैं। नाइट कर्फ्यू से बचने के लिए ये जल्दी स्टेशन पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कुल 60 घंटे का होगा। वहीं राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 9 अप्रैल यानी कि आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है।
रतलाम और बैतूल में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, तो खरगोन और कटनी में 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक सख्ती रहेगी। वहीं छिंदवाड़ा, शाजापुर में लॉकडाउन जारी है। साथ ही रोजाना रात में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। और महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के चलते छोटी बड़ी दुकानें और ऑफिसेज बंद हैं। इसे लेकर कारोबारियों में भारी गुस्सा है। पिछले दिनों कई जगह कारोबारियों ने प्रदर्शन भी किया। व्यापारी संगठनों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिलाया था कि 2-3 दिन में दुकान खुलने संबंधित रियायत दी जाएगी। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर रविवार तक सरकार की ओर से रियायत नहीं दी जाती है तो बिना किसी नियम के भी सोमवार से कारोबारी अपनी दुकानें खोलेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल उत्तर बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में 44 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इनमें से 14 सीटें उत्तर बंगाल के 2 जिलों कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में हैं। निर्वाचन आयोग ने 44 निर्वाचन क्षेत्रों में बनाए गए 15,940 मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम 789 टुकड़ियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। इससे पहले ममता बनर्जी के मुस्लिमों के एकजुट होने वाले बयान पर भी नोटिस भेजा गया था। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय बलों के खिलाफ टिप्पणी कर बनर्जी ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री को कल दिन के 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है और अब तक जो 3 चरण के मतदान हुए उसमें बीजेपी को 63 से 68 सीटें मिल सकती हैं। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव में हार के डर से हताश नजर आ रही है और यही वजह है कि पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी का गुस्सा केंद्रीय बलों पर फूट रहा है। से पहले बता चुका हूं, तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। चलिए अब खबरों का रफ्तारी अंदाज एक बार फिर 20 खबरें फटाफट अंदाज में। एंटीलिया विस्फोटक केस समेत कई मामलों में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजे को मुंबई की एनआईए अदालत ने 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर एनआईए कोर्ट ने सचिन वजे के वकीलों को उसका लेटर लीक होने के मामले में डांट भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत ये प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में लेटर लिख कर लाने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर ये मीडिया में लीक कैसे हो गया। इस बीच सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन सचिन वजे से पूछताछ की। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ वकील जफर याब जिलानी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के इस फैसले को साल 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया और कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट के फैसले की वैधता पर संदेह जाहिर किया। ओवैसी ने आशंका जताई कि एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर जारी है। एक मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया। पुलिस ने पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा। उन्हें समझाने के लिए स्थानीय इमाम और कई चीजें उनकी समझाइश की गई। अगर आप लिंक्डइन यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिंक्डइन यूजर का डेटा ऑनलाइन लीक किया गया है। इसमें 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स का डेटा शामिल है। साइबर न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिंक्डइन के 500 मिलियन यूजर्स का अहम डेटा डार्क वेब पर देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लीक हुई जानकारी में लिंक्डइन आईडी, पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर, लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक, अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स, प्रोफेशनल टाइटल और अन्य काम से संबंधित डेटा शामिल हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है।
टाइगर रिजर्व में एक बार फिर खुशी की लहर है। बाघिन P151 ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। टूरिस्ट गाइड ने बाघिन का शावकों के साथ एक खूबसूरत वीडियो बनाया। वीडियो में बाघिन अपने नन्हे शावकों के साथ अटखेलियां करती दिखाई दे रही है। बता दें कि समय टाइगर रिजर्व में छोटे छोटे बाघों को मिलाकर कुल 80 बाघ मौजूद हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस को अब प्रतिष्ठित बाफ्टा अवार्ड्स में एक जिम्मेदारी मिली है। प्रियंका को इस पुरस्कार समारोह में कैटेगरी पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रियंका ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस का ऐलान कर चुकी हैं। 74वां बाफ्टा अवार्ड फंक्शन 10 और 11 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि अवार्ड फंक्शन हर साल वैसे तो फरवरी में होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते इस 74वें अवार्ड फंक्शन को 10 और 11 अप्रैल को रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में आयोजित किया जाएगा। शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म बॉब बिस्वास OTT पर रिलीज नहीं होगी। अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म को सीधा अब थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग है। कोरोना काल में ज्यादातर फिल्मों की डिजिटल रिलीज के कारण बॉब बिस्वास के भी OTT पर जाने की खबरें आ रही थी। बता दें कि फिल्म में अभिषेक का किरदार विद्या बालन स्टारर कहानी फिल्म के किलर बॉब बिस्वास के ऊपर आधारित है। इधर एक्ट्रेस कटरीना कैफ के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते फिल्म पठान और टाइगर 3 का दुबई में होने वाला जो शेड्यूल था वो खिसकता दिख रहा है, लेकिन पठान के लिए इस बार नया प्लान बनाया गया है। रूस के शेड्यूल की तैयारियां जोरों पर हैं। इस शेड्यूल में फिल्म के तीनों मुख्य सितारे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे। जानकारी के मुताबिक फिल्म पठान का दुबई वाला शेड्यूल इस महीने हो पाना मुश्किल था और इसकी वजह से जो सबसे अहम है वो कटरीना कैफ का मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव होना था। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एक्टर सोनू सूद ने हेल्थ मिनिस्ट्री से गुजारिश की है कि 25 साल और उसके ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाजत मिले। गुरुवार को उन्होंने भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री को टैग भी किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि मामले बढ़ रहे हैं और यहां तक कि बच्चे भी बड़ी संख्या में वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और इसलिए वक्त है कि 25 साल और उसके ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। मेरे पास आए मामलों में ज्यादातर युवा नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ऐसी बॉडी बनाने की अपील की गई जो तत्काल प्रभाव से इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री, सभी गैर फिल्मी सॉन्ग्स की स्क्रीनिंग करे और उन पर बैन लगा सके। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ IT मिनिस्ट्री को बुधवार एक नोटिस जारी किया जिसमें 17 मई की सुनवाई से पहले मामले की जांच के आदेश दिए हैं। IPL के 14वें सीजन का आगाज होने जा रहा है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब से थोड़ी देर में चेन्नई में खेला जाएगा। दोनों टीमें आपस में पहली बार किसी सीजन का ओपनिंग मैच खेलेंगी। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा है जबकि बेंगलुरु की कमान विराट कोहली के हाथों में है। बेंगलुरु ने अब तक 3 बार किसी सीजन का ओपनिंग मैच खेला है और हर बार उसे हार झेलनी पड़ी है। इस बार कोहली एंड टीम के पास पहला खिताब जीतने का मौका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीजन के पहले मैच से पहले बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर RCB के सभी खिलाड़ी खुद पर यकीन रखें तो वो मुंबई इंडियंस को पहले मुकाबले में हरा सकते हैं। विराट ने यह जरूर माना कि मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि RCB को विरोधी टीम के स्किल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हेड टू हेड आंकड़ों में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है। मुंबई इंडियंस के दिग्गज सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक क्वारंटीन से बाहर आकर पहले मुकाबले में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं। खबरों के मुताबिक डिकॉक RCB के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए सिलेक्शन टीम में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि क्विंटन डिकॉक का साउथ अफ्रीका से बबल टू बबल ट्रांसफर हुआ था और इसलिए उन्हें क्वारंटीन के सख्त नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन बेरेंडॉर्फ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलेंगे। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने हमवतन जोश हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। उन्होंने IPL में अपना डेब्यू मैच 2019 में CSK के खिलाफ मुंबई इंडियंस की ओर से खेला था। हेजलवुड ने IPL के 14वें सीजन से अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताने के लिए ये फैसला किया। पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से कई बार होती रही है। इस बार उनकी तुलना रोहित शर्मा से होने पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। बाबर आजम ने कहा है कि रोहित शर्मा और उनका खेल अलग है। मैं अपने बड़े शॉट्स के ऊपर काम कर रहा हूं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज में शतक जमाने वाले बाबर आजम ने कहा कि रोहित शर्मा मुझसे बिल्कुल अलग खिलाड़ी हैं।
ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्रिटेन के राज परिवार ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने विंडसर कासल में अंतिम सांस ली। प्रिंस फिलिप महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे। 10 जून 1921 को उनका जन्म हुआ था। प्रिंस फिलिप से महारानी एलिजाबेथ की शादी 1947 में हुई थी, यानी करीब उनकी शादी के 73 साल हो चुके थे।